हेलो एवरीवन, विजडम बुक में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो हमारी जनरल नॉलेज बेस्ड सीरीज स्टार्ट हुई है, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके लिए आ गया हूँ, जिसमें कि हम बहुत से इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस का जो है इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। होपफुली आप जो है साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे होंगे और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को टाइम टू टाइम रिवाइज भी कर रहे होंगे। ये जो है आपके आने वाले पेपरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, मिजोरम राज्य का कौन सा नृत्य लोकप्रिय है? विच डांस फॉर्म इज फेमस इन मिजोरम? तो हमारे पास ऑप्शन है भरतनाट्यम, बी हमारे पास है बॉल डांस, सी हमारे पास है कथक और डी है हमारे पास चेरा डांस। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है चेरा डांस या चेरा नृत्य जो है मिजोरम का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। साथ ही साथ जो कि मिजो पीपल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ते हैं चेरा डांस के बारे में। चेरा डांस जो है ट्रेडिशनल बैम्बू डांस है, जो कि परफॉर्म किया जाता है मिजो पीपल्स के द्वारा, जो कि मिजोरम से संबंध रखते हैं, मिजोरम इंडिया से संबंध रखते हैं। मिजोरम जो है हमारे 7 सिस्टर्स का एक पार्ट है, आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। साथ ही हम देखते हैं कि इसमें 6 से 8 लोग जो है बैम्बू स्टिक्स को हॉरिजॉन्टली, आप यहाँ पे फोटोज में भी देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली जमीन पे से होल्ड करते हैं और इसके ऊपर जो है वुमेन्स जो है ट्रेडिशनल अटायर में अपना डांस परफॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ पे फोटोज में देख सकते हैं, आप वीडियोज में भी आपने बहुत जगह यूट्यूब या फिर किसी चैनल पे भी इस डांस फॉर्म को देखा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहीं से हम पढ़ते हैं भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम का ओरिजिन जो है मेनली तमिलनाडु स्टेट से माना जाता है। तमिलनाडु स्टेट से इसका ओरिजिन मेनली माना जाता है। साथ ही हम देखते हैं बॉल डांस जिसको कि प्रॉम डांस भी कहा जाता है या फिर बॉलरूम डांस इसे कहा जाता है। ये मेनली जो है यूरोपियंस के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला डांस फॉर्म है, जिसको कि बहुत ही रिच सेक्शन ऑफ पीपल या फिर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ पीपल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कथक। कथक जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, कथक मतलब कथावाचक या फिर स्टोरी टेलर जिसमें कि एक स्टोरी टेलर होगा जो कि स्टोरी बताएगा थ्रू आउट हिज एक्सप्रेशंस या फिर उसके जेस्चर्स के द्वारा जो है किसी स्टोरी को वो अपनी ऑडियंस को इंटरप्रेट करेगा। तो इसमें मेनली जो है हिंदू एपिक्स की स्टोरीज या कुछ उसके पार्ट्स को परफॉर्म किया जाता है स्टोरी टेलर या कथक परफॉर्मर के द्वारा। और मेनली जो है ये नॉर्थ इंडियन रीजन में परफॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश राज्य, यूपी राज्य का ये जो है स्टेट डांस भी है, ये हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। और साथ ही यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे इसको हमने एक और सुना होगा कि कथकली भी एक नृत्य है, जिसको कि कथकली एक नृत्य है जिसको कि कथक के साथ आप कंफ्यूज कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि कथकली जो है केरला का एक स्टेट डांस है, जो कि केरला रीजन में परफॉर्म किया जाता है। कथकली केरला रीजन में और कथक जो है यूपी या फिर नॉर्थ इंडियन रीजन्स में से परफॉर्म किया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, भारत में महाविपदा प्रबंधन बिल की प्रस्तावना कब दी गई थी? When did India proposed disaster management bill? तो हमारे पास ऑप्शन है 20 दिसंबर 2001, 21 अक्टूबर 2002, 23 दिसंबर 2005 या फिर 7 अप्रैल 2004। तो इसमें सही जवाब हमारे पास हो जाता है 23 दिसंबर 2005 को जो है डिजास्टर मैनेजमेंट बिल को भारत ने जो है प्रपोज किया था। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ते हैं। 23 दिसंबर 2005 को जो है भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया था, जिसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। इसके द्वारा जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको कि NDMA के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना हुई थी, जो कि हेडेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर जो है इसका हेड होता है। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको कि SDMA के नाम से जाना जाता है, स्टेट लेवल की ये अथॉरिटी होती है, जिसका कि हेड चीफ मिनिस्टर होता है। ये सारे बॉडीज जो है उस समय गठित की गई थी, जिसका कि मेन कार्य था होलिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ अप्रोच, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि आप देखते हैं बहुत जगह भूस्खलन हो जाता है, ग्लेशियर आ जाते हैं, या फिर कोई चक्रवात आ जाता है, या फिर कोई वोल्केनो फट जाता है, या फिर कोई बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट्स आ जाते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, भूस्खलन हो गया, कुछ भी विभिन्न डिजास्टर्स के रूप में, उस सभी को मैनेज करने के लिए जो है NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को बनाया गया। इसी तरह जो है लोकल लेवल पे लोकल बॉडीज को भी इस काम में लगाया गया था। तो आप सभी ने सुना होगा कि NDRF की टीम ने जो है बहुत ही अच्छा राहत का कार्य किया। तो NDRF में आपको बता दूं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर काम करती है, और SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स काम करती है। तो इसका हेड जो है CM रहता है किसी भी स्टेट का, और इसका हेड जो है PM रहता है हमारे देश के। तो ये बात हम यहाँ से ध्यान रखते हैं।
बढ़ते हैं हमारे तीसरा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? तो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बहुत से हेडक्वार्टर्स के बारे में बताया था। तो यहीं से हम देखते हैं कि ऑप्शंस में हमारे पास जैसे आ जाता है न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, पेरिस या फिर हेग, नीदरलैंड्स। तो इसका सही जवाब हमारे पास जो हो जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय जो है हेग, नीदरलैंड में स्थित है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ते हैं हम। जो हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है पीस पैलेस, आप यहाँ पे पीस पैलेस की फोटो देख सकते हैं, हेग नीदरलैंड में ये स्थित है। और इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंगों में से एकमात्र अंग है जो कि यूएसए न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीस पैलेस, ये हमारे पास पीस पैलेस आ जाता है और पीस पैलेस के अंडर ही जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड है। ये हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसी पीस पैलेस के अंडर ये लोकेटेड है और ये हेग नीदरलैंड्स में स्थित है। इसी में साथ साथ हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि न्यूयॉर्क में हमने बात की थी कि यूएनओ का हेडक्वार्टर वहां पे स्थित है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही स्थित है। साथ ही हम यहां से देखते हैं कि पेरिस फ्रांस में जो है इंटरपोल का हेडक्वार्टर स्थित है और ESRO यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही स्थित है। और हेग नीदरलैंड्स हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर स्थित है। इन सभी बातों को हम यहाँ से ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, सिंधु जल संधि कब हुई थी? When was the Indus Water Treaty signed? तो हमारे पास डेट आ जाती है 31 दिसंबर 1959, 19 सितंबर 1960, 11 अप्रैल 1960 या फिर 31 दिसंबर 1955। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है 19 सितंबर 1960 में जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुई थी। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ते हैं हम। 19 सितंबर 1960 को जो है कराची में हुई थी ये संधि और पाकिस्तान के तत्कालिक राष्ट्रपति जो है फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब और भारत के प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और विश्व बैंक के WA एलिफ के बीच जो है एलिफ ने ये हस्ताक्षर सिंधु जल समझौते पे करवाए थे, इंडस वाटर ट्रीटी पे करवाए थे। यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि डिवीजन ऑफ रिवर एज पर द वाटर ट्रीटी। इसमें जो है जल अधिग्रहण के लिए ये वाटर ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें कि वेस्टर्न रिवर्स जो है इंडिया को दी गई थी और ईस्टर्न रिवर्स का वाटर फ्लो जो है पाकिस्तान को इसका यूज करने की अनुमति दी गई थी। तो हम देखते हैं कि इंडिया को कौन कौन सी रिवर्स का जल इसमें मिला था, जल अधिग्रहण का अधिकार इसमें मिला था। तो इसमें हम देखते हैं कि सतलुज, राबी और ब्यास जो है SBR, सतलुज, ब्यास और राबी, यहाँ पे हम देख सकते हैं सतलुज, ब्यास और राबी का जल जो है भारत को, जो कि ईस्टर्न रिवर्स थी ये भारत को, और चिनाब, इंडस, यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडस, यहाँ पे हमारे पास चिनाब और ये हमारी है झेलम नदी। इसका जल जो है पाकिस्तान को दिया गया था, इसके जल अधिग्रहण का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था। इसको हम एक और ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि SBR। तो सतलुज, ब्यास और राबी जो कि इंडिया को मिली थी। तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की बहुत सी हरकतों की वजह से भारत क्या कर रहा है, सबर कर रहा है भारत। तो सतलुज, ब्यास और राबी जो है इंडिया को मिली है। और साथ ही साथ हम देखते हैं पाकिस्तान में इतना जल अधिग्रहण, इतना जल जो है बहता जा रहा है, तो वहां पे क्या आ गई है, आइस एज आ गई, ICJ, आइस एज। आपने सुना ही होगा कि आइस एज करके कुछ, या फिर एक मूवी भी आप एनिमेटेड देख सकते हैं आइस एज नाम की। तो इससे हम इसको याद रखते हैं, जैसे कि इंडस, चिनाब और झेलम जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो इस ट्रिक से हम इसे याद रख सकते हैं। एक बार फिर से इन्हें आप नोट डाउन कीजिएगा। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को, जो ऊपरी 3 रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को, और जो निचली 3 रिवर्स हैं वो इंडिया को इसका जल अधिग्रहण मिला था 1960s में, 19 सितंबर 1960s में। इसको हम यहाँ से ध्यान रखते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न हमारे पास इस वीडियो का आ जाता है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा से संबंधित बहुत से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो
हमारे पास ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राजस्थान से होकर जो है इन सभी में से। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से होकर भी नहीं गुजरती और हिमाचल प्रदेश तो बहुत ही ऊपर आ जाता है, इससे होकर भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। साथ ही हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, कितने स्टेट से होकर, कितने राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे हमारे पास सही जवाब हो जाएगा कि 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। हमने पढ़ा कि सबसे पहले राजस्थान, यहाँ पे हम देखेंगे कि राजस्थान से गुजर रही है। दूसरे स्थान पे हम देखेंगे गुजरात से भी होकर गुजर रही है। तीसरा हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश से तो बिल्कुल बीच से गुजर रही है। चौथा हमारे पास आ जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है, चौथा राज्य ये हो जाता है। पांचवा हमारे पास झारखंड आ जाता है कि झारखंड से होकर भी ये गुजर रही है। छठा हमारे पास पश्चिम बंगाल हो जाता है और 2 हमारे पास 7 सिस्टर में से एक हमारे पास 7वां त्रिपुरा और 8वां राज्य जो है मिजोरम हो जाता है। तो अभी हमने मिजोरम के एक फेमस डांस फॉर्म के बारे में भी पढ़ा जो कि चेरा था। ठीक है, तो बहुत सी बातें याद रख सकते हैं आप यहाँ से। और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पिछले वीडियोस में भी बताए थे कि महाराष्ट्र जो है इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और एंटरटेनमेंट कैपिटल है इंडिया का। और साथ ही साथ महाराष्ट्र पोर्ट जो है सबसे बड़ा जो है ट्रेड पोर्ट है इंडिया का। उड़ीसा से मैंने आपको बताया था कि चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे, बिल्कुल इस पॉइंट पे जाकर चिल्का लेक जो है खारे पानी की या फिर तटीय झील जो है, सबसे बड़ी तटीय झील जो है आप देख सकते हैं, समुद्र के किनारे है तो सबसे बड़ी तटीय झील जो है चिल्का झील ही भारत की हो जाती है। और साथ ही साथ राजस्थान हमारे पास आ जाता है। राजस्थान से हमने देखा कि ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है और राजस्थान में हमारे पास एक झील हमने पढ़ी थी, सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? विच पास कनेक्ट्स कश्मीर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया? तो हमारे पास ऑप्शन में है बोलान दर्रा, नीति दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर काराकोरम दर्रा। तो इसका सही जवाब हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर वैली को दूसरे भारतीय रीजन से जुड़ता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ते हैं। बनिहाल दर्रा जो एक मेजर पास है हिमालयाज का, जो कि पीर पंजाल रेंज में स्थित है। पीर पंजाल रेंज में ये स्थित है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बनिहाल दर्रा, ये पीर पंजाल रेंज में स्थित है। और साथ ही साथ इसमें जो है हाईवे NH1A इससे होकर गुजरता है, जो कि ये पास जो है कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ इंडिया से बाय जवाहर टनल। आप सभी ने सुना होगा कि जवाहर सुरंग जो है जम्मू में स्थित है और जो कि जम्मू के रास्ते ये जवाहर टनल होते हुए कश्मीर घाटी को जो है यहाँ पे कश्मीर घाटी को ये जवाहर टनल होते हुए भारत के शेष भारत से जोड़ता है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में जो दूसरा आ जाता है नीति दर्रा। नीति दर्रा हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास नीति दर्रा है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का ये एक दर्रा है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जो कि उत्तराखंड को ज्वाइन करता है। यहाँ पे हम ऑप्शन साथ ही साथ देख सकते हैं ये तिब्बत रीजन, तिब्बत चाइना के साथ ये जो है उत्तराखंड को जोड़ता है नीति दर्रा। उसके बाद हमारे पास बनिहाल दर्रे के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का जवाब भी है। साथ ही बोलन पास जो है, बोलन पास के बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं कि ये बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान रीजन में है। पाकिस्तान में आप यहाँ नाम से ही देख सकते हैं कि बोलन मतलब बलूचिस्तान में, ये पाकिस्तान रीजन में स्थित है, जो कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो है ये दर्रा स्थित है। और ये बोलन घाटी मतलब बोलन नदी घाटी में ये दर्रा जो है 89 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है, मतलब बहुत ही 89 किलोमीटर लंबा एक दर्रा है बोलन दर्रा, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो रीजन है उसको अफगानिस्तान से जोड़ता है। और ये 89 किलोमीटर लॉन्ग एक स्ट्रेच है। और इसके साथ ही यहाँ हमारे पास आ जाता है चौथा ऑप्शन काराकोरम दर्रा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काराकोरम दर्रा यहाँ पे स्थित है। तो काराकोरम दर्रा जो है आप देख सकते हैं, काराकोरम दर्रा जो है लेह लद्दाख को ये चाइना के रीजन से, यहाँ पे चाइना का रीजन है, चाइना के रीजन से लेह लद्दाख को ये जोड़ता है। तो इनके बीच में ये दर्रा जो है स्थित है। इसके बाद हमारे पास एक महत्वपूर्ण दर्रा और यहाँ आ जाता है जो कि रोहतांग दर्रा है, जो कि कुल्लू को लाहौल और स्पीति से अलग करता है या जोड़ता है।
तो ये रोहतांग दर्रे का महत्वपूर्ण रोल है हमारे पास। कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच का ये दर्रा है। साथ ही हम यहाँ देखते हैं नाथुला दर्रा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिक्किम प्रदेश में, सिक्किम राज्य में स्थित है। ये जो है पार्ट है एंशियंट सिल्क रोड का। आपने सुना ही होगा कि सिल्क रूट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ट्रेड रूट था एंशियंट इंडिया का। तो ये सिल्क रोड जो है यहाँ से नाथुला दर्रा से पास करता है, और ये जो है सिल्क रूट मतलब ये जो है इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम का ये नाथुला दर्रा इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है, और तिब्बत जो कि अब चाइना का पार्ट है, तो ये इंडिया के सिक्किम रीजन को तिब्बत चाइना से ये दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीर पंजाल। ये हमारे पास यहाँ पे है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल जो है कनेक्ट करता है जम्मू टू श्रीनगर। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये जम्मू के पार्ट को जो है इस तरफ हमारे पास जम्मू का रीजन है, इस तरफ हमारे पास श्रीनगर का रीजन है। तो जम्मू को ये श्रीनगर से जोड़ता है। इसको भी हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक और दर्रा जो कि बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रा आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लद्दाख का रीजन है, तो लद्दाख में स्थित है, जो कि कनेक्ट करता है मनाली को। ये कनेक्ट करता है लद्दाख के लेह के साथ। तो मनाली को लद्दाख के लेह के साथ कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है? तो ये बारालाचा दर्रा इसे कनेक्ट करता है। इन सभी दर्रों के बारे में आप खुद से भी थोड़ा सा सर्च आउट कर सकते हैं। जो भी दर्रा आपको दिख रहा है उनके बारे में आप थोड़ा सा खुद भी फाइंड आउट करके इन दर्रों के बारे में जान सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार होती है? According to which article of Indian Constitution is the Prime Minister appointed? तो आप सभी ने अभी रिसेंटली देखा होगा कि पीएम मोदी जो है हमारे 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है आर्टिकल 78, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 या फिर आर्टिकल 81। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है आर्टिकल 75। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जो है सरकार का मुखिया होता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और साथ ही हम देखते हैं कि आर्टिकल 75 में कहा गया है कि आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है सदस्यों की परिषद द्वारा किए गए सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करता है। तो जो भी निर्णय परिषद लेती है, सदस्य परिषद लेती है, उसको जो है उनके निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचना देना जो है प्रधानमंत्री का कार्य आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग रहता है। साथ ही आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के साथ जो है एक मंत्री परिषद भी होगी। तो जो मंत्री परिषद राष्ट्रपति की मदद करेंगे वो प्रधानमंत्री को भी सलाह देंगे और राष्ट्रपति की भी सहायता करेंगे। तो उसके लिए आर्टिकल 74 में जो है मंत्री परिषद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बात जो है कही गई है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में जो है 3 चीजें मेंशन की गई हैं। उसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्री को जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के साथ ही हम देखते हैं कि मिनिस्टर जो होल्ड ऑफिस करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। तो जो भी इनका एक गठित संगठन होता है उसे लोकसभा बनाई जाती है उसके द्वारा। और साथ ही आर्टिकल 81 जो है लोकसभा की संरचना से संबंधित है। ये जो है कंपोज करती है लोकसभा को आर्टिकल 81 के तहत। इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो इसको इन आर्टिकल्स को आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे तो हमारे ये चारों आर्टिकल्स जो है कवर हो जाएंगे। इसी 8वां प्रश्न हमारे पास आ जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो हमारे पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी या फिर शशि थरूर। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज पब्लिश्ड इन
1901, तो 1901 ईस्वी में से पब्लिश किया गया था। इन दिस बुक दादा भाई नौरोजी हाईलाइटेड दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज एक्सट्रैक्टेड वेल्थ फ्रॉम इंडियन फाइनेंस। जो ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसीज थे वो इंडियन फाइनेंस से जो है किस तरह वेल्थ को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वेल्थ को आर्थिक नीतियों के द्वारा जो है वेल्थ को वहां से निकाला जा रहा था, और साथ ही साथ जो है ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज की, जिससे कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में फाइनेंस हो, मतलब उनकी इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए, उसके लिए किस तरह ब्रिटिशर्स जो है इनको यूज कर रहे थे। तो दिस थ्योरी इज पॉपुलरली नोन एज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी, तो दादा भाई नौरोजी। ये हमारे पास दादा भाई नौरोजी जी की फोटो है, और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में काफी विस्तार से बताया हुआ है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है भारतीय इकोनॉमी को लूट रहे हैं और अपने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का फाइनेंस को बढ़ा रहे हैं। साथ ही मैं आपको दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे बताता चलता हूँ। इन्हें जो है भारत का महान युग पुरुष भी कहा जाता था। युग पुरुष, भारत का महान युग पुरुष इन्हें कहा जाता था, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी दादा भाई नौरोजी को ही माना जाता है। साथ ही साथ इनको जो है 1892 ईस्वी में इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स करके एक सोसाइटी जो है ब्रिटिशर्स की है, उसमें इन्हें सांसद के रूप में चुना गया था। सांसद के रूप में 1892 ईस्वी में इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया था, और हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले ये फर्स्ट एशियन थे। पूरे एशिया भर से इंडिया को छोड़कर पूरे एशिया भर में जो है कोई भी नॉन वाइट या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कि हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुना गया था। तो पहले ये 1892 ईस्वी में पहले भारतीय थे जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन में इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सांसद के रूप में चुना गया था। ये भी पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दादा भाई नौरोजी से संबंधित। इनको हम यहाँ से याद रखेंगे। और साथ ही साथ इसमें हमारे पास आ जाता है महात्मा गांधी के बारे में। तो आप सभी को पता है महात्मा गांधी की फेमस बुक हमने पहले भी डिस्कस की है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये इनकी बायोग्राफी है, जो कि इन्होंने अपने बायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखा है। साथ ही गांधी जी का एक और फेमस बुक है जो कि हिंद स्वराज करके इनकी एक और बुक आती है, बहुत ही फेमस बुक है। और एक और बुक है इनकी गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु हैं। इनके ऊपर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। और साथ ही एक और पुस्तक इनकी आ जाती है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने सत्याग्रह किया था उससे संबंधित भी इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी। इन सभी बुक्स को यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, जिसमें कि हम भीमराव अंबेडकर की कुछ बुक्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर की मोस्ट फेमस बुक जो है द अनटचेबल्स इनकी फेमस बुक है। और साथ ही आपको सभी को पता है कि इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी के बारे में तो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। साथ ही साथ मैंने शशि थरूर के बुक्स के बारे में आपको पिछले वीडियोस में बताया था, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में इनकी 2 बुक्स के नाम लिख के मुझे बताएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न हमारे पास आ जाता है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर? तो हमारे पास ऑप्शन है सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी या फिर माही नदी। तो इसमें सही जवाब हमारे पास हो जाता है ये जो है चंबल नदी पर बनाया गया एक बांध है। तो चंबल नदी जो है, मेनली मैं आपको इसके बारे में बता दूं तो ये लोकेटेड है मंडसौर करके एक गांव है, विलेज है नीमच डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मध्य प्रदेश का एक पार्ट है। यहाँ पे कहीं मध्य प्रदेश का एक पार्ट है नीमच करके, वहाँ का एक ये जो है वहाँ पे चंबल नदी स्थित है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं हम। ये जो है गांधी सागर बांध जो है जिला मुख्यालय से 168 किलोमीटर, जिला हमने बात की कि ये नीमच डिस्ट्रिक्ट से जो है संबंध रखती है मध्य प्रदेश में। नीमच मध्य प्रदेश में ये संबंध रखता है। इससे 168 किलोमीटर दूरी पर यह डैम स्थित है, और डैम का निर्माण जो है चंबल नदी पर करवाया गया है। तो हमने अभी देखा कि ये जो है गांधी सागर डैम है, ये चंबल नदी फ्लो कर रही है, इसके ऊपर इसका निर्माण करवाया गया है। और इसकी आधारशिला जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 ईस्वी को इसकी आधारशिला रखी थी। साथ ही साथ
इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और पढ़ते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो मध्य प्रदेश में कुछ भाग आता है, वहां पर जो है गांधी सागर डैम, एमपी में जो है गांधी सागर डैम इसके ऊपर बना है, कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। और साथ ही इसका कुछ जो भाग है जो राजस्थान में बहता है, तो राजस्थान में जो कुछ भाग इसका बहता है, उसमें जो है दो बांध और राणा बांध और दूसरा बांध हमारे पास आ जाता है जवाहर बांध। तो यहां से आप याद रखेंगे, रा से राणा बांध और ज से जवाहर बांध भी जो है चंबल नदी पर ही स्थित है। लेकिन ये कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान के रा से हम राणा बांध और ज से हम जवाहर बांध भी यहाँ पे याद रखेंगे। तो ये भी जो कुछ हिस्सा इसका चंबल नदी का राजस्थान में बहता है, इसमें जो है जवाहर बांध और राणा बांध को भी हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाती है सोन नदी। तो सोन नदी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि सोन नदी जो है मुख्यतः ओरिजिनेट होती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पे कहीं हमारे पास अमरकंटक की पहाड़ियां हैं छत्तीसगढ़ के रीजन में, छत्तीसगढ़ में ये स्थित है अमरकंटक की पहाड़ियों के पास। ठीक है, यहाँ से ये जो है ओरिजिनेट होती है और यहाँ से जो ये ऊपर की ओर बहती है, बिहार में पहुंचती है। तो पटना शहर जो बिहार की राजधानी है, वहां पे ये कौन सी नदी से मिलती है? वहां पे जाकर ये वहां पर मिलती है आपकी गंगा नदी के साथ, जो है ये बिहार में मिलती है। तो गंगा नदी के साथ इसका संगम कहाँ पे होता है? पटना, बिहार में जाकर, सोन नदी का। इन सभी बातों को यहाँ से ध्यान रखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी जो है ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की, जो कि मध्य प्रदेश में ही ये विंध्य पर्वतमाला से ये नदी जो है मध्य प्रदेश में ही निकलती है और ये यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी जो है ये बेतवा नदी है। तो यहाँ से होते हुए ये यमुना में फ्लो करती है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी हमारे पास आ जाती है माही नदी या माही नदी। तो माही नदी का ओरिजिन हमने फिर से यहीं से देखा कि ये हमारे पास विंध्याचल पर्वत जो मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है, वहां से ही मही नदी का जो ओरिजिनेट होती है मही नदी। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जो भाव है इसका, पहले ये यहाँ से निकलते हुए राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान से होते हुए ये फिर से गुजरात में आ जाती है और गुजरात में होते हुए यहाँ पे ये खंभात की खाड़ी, ये इसे जो इस रीजन को जो है खंभात की खाड़ी कहते हैं। खंभात की खाड़ी में होकर ये जो है समुद्र में मिल जाती है, अरेबियन सी में यहाँ पर ये मिल जाती है। तो इसको एक और पॉइंट जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इसकी स्पेशलिटी है। आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश यहाँ से होकर गुजर रही है। हमने इसको डिस्कस भी किया कि कौन कौन से 8 जिलों में ये गुजरती है। साथ ही यहाँ पे मैंने आपको बताया कि विंध्याचल पर्वत से होकर जो है मही नदी जो है गुजरती है। तो मही नदी पहले जो है विंध्याचल पर्वत से होकर गुजरती है। यहाँ से ये पहले जो है मध्य प्रदेश में ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटते हुए राजस्थान में जाती है और यहाँ से फिर से गुजरात होते हुए दूसरी बार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटते हुए खंभात की खाड़ी में आकर मिलती है। तो मही नदी एक ऐसी नदी है जो कि एक इकलौती ऐसी नदी है जो दो बार कर्क रेखा को काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो मही नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस पॉइंट्स को आप बहुत ही अच्छे से नोट कीजिएगा, ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप इस तरह से डायग्रामेटिकली आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन सी नदी जो है दो बार जो है कर्क रेखा को काटती है। तो मही नदी हमारे पास सही जवाब हो जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में अगले प्रश्न की ओर। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? तो हमारे पास ऑप्शन है ए फीमर, बी सेसामॉइड बोन, सी स्टेपिस या फिर डी रेडियस। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है ए ऑप्शन, फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बोन्स हैं जो कि सभी बोन्स यहाँ पे हम कवर करेंगे जो भी हमारे ऑप्शंस में दी गई हैं। तो ये रही हमारी फीमर बोन। फीमर बोन जो है आप देख सकते हैं कि हमारे लेग रीजन में, मतलब थाई बोन भी इसको कहा जाता है, थाई बोन भी इसे कहा जाता है। ये सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की। साथ ही हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है स्टेपिस,
तो ये देख सकते हैं हम स्टेपिस, ये जो है यहाँ पे ईयर ड्रम के पास, बिल्कुल यहाँ पे, सॉरी, बिल्कुल यहाँ पे ईयर ड्रम के पास ये बोन रहती है। ये जो है स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की, स्टेपिस। और साथ ही हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है सेसमॉइड बोन। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेसमॉइड बोन जो है हमारे बिल्कुल टो रीजन में, लेग्स के बिल्कुल टो रीजन में ये बोन रहती है, सेसमॉइड बोन। और साथ ही साथ हमारे पास दिया गया है रेडियस और अल्ना। तो आप अपने हैंड में देख सकते हैं कि जो निचले वाला अंदरूनी भाग है उसको हम अल्ना कहते हैं, और जो ऊपरी पार्ट है हमारे हाथ का उसे हम रेडियस कहते हैं। ये सभी बातें हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको डायग्राम और इसके माध्यम से ये सबसे लंबी, सबसे छोटी और जो भी सेसमॉइड और रेडियस और अल्ना बोन थी उनकी लोकेशन मैंने आपको इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में बता दी है। तो इन सभी को आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और बाकी पार्ट्स या बाकी बोन्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे हिप बोन हो गया, टिबिया हो गया, बहुत सारी बोन्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी बोन को क्या नाम से जाना जाता है। सो दैट वॉज ऑल इन टूडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस तरह के कंटेंट की नीड है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस और वीडियोस के बारे में फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं। सो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।